इससे थोड़ा सा नीचे आइए आप 8th के बी पार्ट में। ये जो क्वेश्चन है ये आपका केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। बच्चों को प्रॉब्लम रहती है केस स्टडी के, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद बच्चे कहेंगे कि सर पहले पता ही नहीं था, वरना तो हम केस स्टडी से डरते ही नहीं। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो बच्चों को पता ही नहीं होता केस स्टडी का, इसलिए बच्चे कहते हैं सर दिक्कत है। अरे कहाँ चली गई भाई, वापस आओ वापस आओ। चलो क्वेश्चन को सारे बच्चे मेरे साथ ध्यान से पढ़ेंगे। आपको प्रोविजन पता हो या ना पता हो, लेकिन एग्जाम में अगर केस स्टडी आ गई तो आप बोलोगे सर हम तो फोड़ के आ गए, केस स्टडी को करके आ गए, क्योंकि केस स्टडी इतनी मुश्किल होती नहीं जितने बच्चों को लगता है। तो मैंने कहा लो फटाफट से बताता हूं आपको केस स्टडी। कह रहे अमर एंड कुणाल आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे बोरोड। सर कितने पैसे बोरो कर लिए? मैंने कहा एक बार बताता हूं, दे बोरोड 5 लाख रुपीस। कहां से? सुनीता से। तो दो पार्टनर्स हैं अमर और कुणाल जिन्होंने 5 लाख रुपीस जो है बोरो कर लिए हैं सुनीता से। लेटर ऑन अमर बिकम्स इंसॉल्वेंट। कह रहे अमर जो है इंसॉल्वेंट हो गया। मैंने कहा भाई बड़ी दिक्कत हो गई है तो, बट हिज असेट्स आर इनसफिशिएंट टू पे बैक द लोन। कह रहे एक व्यक्ति जो है, जो हमारा अमर है, वो इंसॉल्वेंट हो गया, लेकिन उसकी असेट से सारा पैसा नहीं निकाला जा सकता। सुनीता जिसको पैसे लेने हैं compels Kunal to pay for the payment of entire loan with reference to the Indian Partnership Act 1932. आपको एग्जामिन करना है validity of Sunita's claim and decide as to who may be held liable. इस क्वेश्चन की खूबसूरती मैं आपको बताऊं, यहां पर बस आप ये पार्टनरशिप एक्ट हटा दो, सिर्फ पार्टनरशिप एक्ट आप यहां पर हटा दो, और उसके अलावा आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डाल दो, और यहां से पार्टनर्स वर्ड हटा के जॉइंट प्रोमिसर्स बोल दो, तब भी क्वेश्चन और आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। है सर सेम रहेगा? मैंने कहा भाई बिल्कुल सेम रहेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी सेम केस स्टडी आ सकती है और पार्टनरशिप में भी। अब जब आप इसका आंसर लिख रहे होगे तो आंसर के अंदर आपको क्या लिखना है, जरा फटाफट से देखेंगे, फटाफट से सारे बच्चे। थोड़ा सा आंसर इसके दूसरे वाले क्वेश्चन के नीचे मिलेगा आपको, ये रहा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बातें यहां पर की जा रही हैं। आपको जिसका आंसर लिखना है उसका रेलेवेंस पता है आंसर का क्या है? कि आप बोलोगे सर बोथ द पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। पहली चीज तो सेम केस जॉइंट प्रोमिसर्स में होता है। मैंने बताया ना केस स्टडी भी कराऊंगा और क्या केस स्टडी हो सकती है वो भी बताऊंगा। तो जॉइंट प्रोमिसर्स में भी ऑल द जॉइंट प्रोमिसर्स आर जॉइंटली एज वेल एज सेवरली, मतलब अलग अलग भी लायबल होते हैं। सेम इन केस ऑफ पार्टनरशिप, बोथ द पार्टनर्स आर जॉइंटली लायबल एंड एनी वन पार्टनर कैन बी कंपेल्ड टू पे द होल अमाउंट, और फिर वो रिमेनिंग पार्टनर से अपना जो भी शेयर है वो वहां से ले सकता है। यही जॉइंट प्रोमिसर्स के केस में होता है। आई होप आपको पता होगा। इस केस में द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज नॉट ओनली अनलिमिटेड बट आल्सो स्टेटेड इन द पार्टनर, बट बोथ जॉइंटली भी होगी और सेवरली लायबल होगा। सेम आंसर सेम लैंग्वेज आपको जॉइंट प्रोमिसर्स के क्वेश्चन में केस मिलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन सुनीता कैन कंपेल, एक व्यक्ति से क्या मांग सकते हैं? उन्होंने तो बोला था जॉइंटली देंगे, 2.5 लाख रुपए देंगे, लेकिन क्या मैं किसी एक व्यक्ति से पैसे मांग सकता हूं? जी हां, पूरे एक व्यक्ति से पूरे पैसे मांगे जा सकते हैं, क्योंकि साथ में तुम आए थे, मैंने ही, अगर लॉस होगा तो तुम भरोगे। क्या मेरी बात समझ? तो क्या अगर वो मना नहीं कर रहा, ध्यान से समझना, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसका कमेंट में रिप्लाई करूंगा आपको। मान लीजिए जॉइंट प्रोमिसर्स है, जॉइंट प्रोमिसर में से मैं किसी एक से 2-2 लाख रुपए उन्होंने मुझसे बोला था जॉइंटली, दो लोगों ने देने के लिए, मैं ए से मांग ही नहीं रहा, मैं सीधा बी से कह रहा हूं। मैंने कहा भाई तू 4 लाख रुपए दे सीधे, मुझे नहीं पता। बताओ जरा, इस केस में तो वो इंस्टॉलमेंट वाली प्रॉब्लम हो गई थी। अगर मैं इंडिविजुअली किसी जॉइंट प्रोमिसर से पूरा पैसा मांग रहा हूं विदाउट आस्किंग द अदर जॉइंट प्रोमिसर, और ना कोई डेथ हुई है ना इंस्टॉलमेंट है, तो बताओ जरा क्या मैं ऐसे मांग सकता हूं? अब आपको आंसर देना है, नीचे मैं कमेंट बॉक्स में आंसर बता दूंगा इसका। For the payment of entire loan, और कमल must pay the said amount and they can recover the share of Amar's loan from his property, जितनी बच गई है। सर ठीक है, ये आपको पेज नंबर जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देख लेना एक बार पेज नंबर। ये इसका जो आंसर है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के नीचे लगाया गया है। ठीक है सर, मतलब पहले एक क्वेश्चन होगा, फिर अगला क्वेश्चन होगा, उसके नीचे फिर इसका वाला आंसर होगा, उसके बाद उसका, बाकी सारे आंसर लाइन से लगे हुए। ठीक है सर, आगे चलिए। ये एक क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है आपके एग्जाम में, तो मैं आपको पढ़ा देता हूं सर। मिस ज्योति वाला क्वेश्चन सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। कह रहे मिस ज्योति एक सिंगर है, आई होप आपको दिख रहा होगा। मिस ज्योति एक सिंगर है, एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द मैनेजर ऑफ मुंबई गेट क्लब टू साइन इन क्लब फॉर 2 कॉन्सर्ट्स एवरी वीक। कह रहे हर वीक में 2 कॉन्सर्ट इनको करने हैं। ठीक है सर। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 months and the club agrees to pay her at the rate 20,000 for each concert। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है। उस समय 20,000 की तरह 15,000 रुपए थे और कोई भी चेंज नहीं था। ऑन द 7th concert she willfully absent herself। कह रहे 7वां जो कंसर्ट था उसमें जानबूझकर आई नहीं। विद द असेंट ऑफ द मैनेजर ऑफ द क्लब शी साइंस द 8th concert। यहां पर गड़बड़ हो गई। जब 7वें कंसर्ट में नहीं आई थी तो जो मैनेजर है उसी समय कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता था और डैमेजेस ले सकता था। अब जब उसने 7th अटेम्प्ट में अपने आप को विलफुली एब्सेंट करने के बावजूद भी 8th अटेम्प्ट में आने का मैनेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो अब जो मैनेजर है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर पाएगा। और दूसरी चीज, हालांकि जो 7वें दिन नहीं आई, क्या उसके लिए कंपनसेशन ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ऑन द फॉलोइंग डे द क्लब पुट्स एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, कैन मिस ज्योति क्लेम्स द डैमेजेस। बताइए फॉर ब्रीच। यस,
जब क्लब ने बोल दिया कि 7वें में नहीं है, हमें 8वें में आ जाओ और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब जो क्लब है अब नहीं कर सकता। इस बात को लेकर ध्यान से समझना, ब्रीच करने का मौका तब था जब वो 7th डे पर नहीं आई थी। अगर आपने 18th वाले कंसेक्यूटिव डे पर आपने बोला कि अब आ जाओ, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो इसका मतलब अब आप कैंसिल नहीं कर सकते। सर फिर आंसर क्या होगा बताओ जरा, कौन पैसे लेगा? मैंने कहा अभी बताता हूं, देखो। और इतना छोटा आंसर नहीं लिखना। ऑन द 7th कंसेक्यूटिव, इंस्टीट्यूट वाले पागल है भाई, इनके आंसर पे मत जाना, पूरा पेज भर के आना, एक डेट प्रोविजन बताओ, इन द गिवन केस बताओ और प्रोविजन। ऑन द 7th कंट्रोल मिस ज्योति, ये उन्होंने सीधा कंक्लूजन लिख दिया है, इन द गिवन केस और कंक्लूजन, जबकि ऐसे नहीं लिखना चाहिए। मेरे हिसाब से पहले आपको ब्रीच समझाना चाहिए, ब्रीच क्या होता है, और ब्रीच के चक्कर में आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकते हो, रिसाइन भी कर सकते हो, डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो, इसका प्रोविजन समझाइए। उसके बाद कह रहे व्हेन मिस ज्योति विलफुली एब्सेंट हरसेल्फ द क्लब इज लिबर्टी टू एंड, क्लब के पास लिबर्टी है कि कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दीजिए, एंड कर दीजिए। इफ मिस ज्योति साइंस ऑन द 8th कंसर्ट विद द कंसेंट ऑफ द क्लब इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर द डैमेजेस सस्टेन बिकॉज ऑफ मिस ज्योति। क्लब को जो कंपनसेशन मिलना चाहिए वो तो मिलेगा, क्योंकि 7th डे जो वो नहीं आई थी, बिकॉज ऑफ ज्योति फेलियर टू साइन द 7th कंसर्ट, ठीक है। इफ द क्लब पुट्स एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, मिस ज्योति कैन क्लेम द डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर क्लब 8 जब वो 8वें दिन आ रही थी, 7वें दिन में कैंसिल ना करके और उसके बाद कह रहे नहीं अब नहीं कराएंगे हम आपको पैसे नहीं देंगे, तो वो नहीं कर सकता। क्या मेरी बात समझ में आती है? फिर एक क्वेश्चन आया मीटिंग से, मीटिंग से रिलेटेड मैंने आपकी लाइव भी ली थी, सब कुछ समझाया था। जिन जिन बच्चों को नहीं मिली है मुझे फटाफट से बता देना। मीटिंग के लिए लाइव जो है मैं ऑलरेडी ले चुका हूं और सारे क्वेश्चंस वहां पर करा चुका हूं। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करा दिया था, जिसमें एक नोटिस इशू हो रहा था, एजीएम कंडक्ट करनी थी 7 नवंबर को, नोटिस जो इशू हो रहा था वो 16 अक्टूबर को हो रहा था। अब कुछ बच्चों को मैं, जो बच्चे शायद उस वाली लाइव में नहीं आए होंगे, मैं बता देता हूं आपको रूल क्या है, चीट कोड क्या है इसका रूल। सारे बच्चे इसका चीट कोड ध्यान से देखेंगे। सर जल्दी से बताओ चीट कोड, ऐसी बातें तो हमें अच्छी लगती हैं, हटो भाई। तो चीट कोड ये है, मीटिंग के डेज निकालने का चीट कोड। 21 डेज क्लियर नोटिस सबने पढ़ा होगा। मीटिंग का डे ले लो, मीटिंग की डेट ले लो, मीटिंग की डेट ले लो, उसमें से माइनस कर दो 22 डेज, मीटिंग की डेट से माइनस कर दो 22 डेज, ध्यान से समझना। तो आपके पास वो लास्ट डेट आ जाएगी जिसमें नोटिस इशू हो जाना चाहिए था। अच्छा सर ऑल्टरनेटिव क्या होगा? ऑल्टरनेटिव ये होगा कि आप मीटिंग की डेट ले लो और उसमें से माइनस करना 22 नहीं 24 दिन। सर अभी तो आपने 22 बताए थे और 21 डेज क्लियर नोटिस होता है, 22-24 करके कंफ्यूज क्यों करें? मैंने कहा नालायकों सुनो, सीधा कंप्यूटेशन करनी है, एग्जाम में दिमाग नहीं लगाना। तो जो भी मीटिंग का डेट होगा उसमें 22 दिन हटा देना। तो सर 24 क्यों लिखा आपने? मैंने कहा 24 तब होगा जब वो बाय पोस्ट भेज रहा होगा, तब आपका आएगा। और ये क्वेश्चन उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए बच्चे जो है चक्कर खा जाते हैं इसमें। 7 नवंबर को नोटिस जो है पोस्ट किया है उन्होंने, 7 नवंबर को नोटिस जो है वो पोस्ट किया है उन्होंने। 16 अक्टूबर को मीटिंग होनी है 7 नवंबर को, और जो पोस्ट किया है वो किया है 16 अक्टूबर को। अच्छा ये समझ में आया। अब जब मैं बोलूं, मैंने कहा क्या किया है उसने? पोस्ट किया है, और पोस्ट के अंदर 48 आवर्स ऑफ ट्रांसमिशन भी ऐड होता है। तो जब आप 7 नवंबर में माइनस करेंगे 24 दिन, तो आंसर आएगा 14। और उन्होंने मीटिंग का बुलाई है 16 तारीख को उन्होंने नोटिस भेजा है, तो इसका मतलब 2 दिन से नोटिस डिले है। अगर आप सीधा 21 डेज क्लियर नोटिस निकालेंगे तो आंसर 16 अक्टूबर ही आएगा, डायरेक्ट 22 दिन माइनस करके देख लेना। इसलिए ये वाली जो मीटिंग है वो डिले बुलाई गई। तो वेदर द मीटिंग वाज कॉल्ड वैलिडली, नो मीटिंग वाज नॉट कॉल्ड वैलिडली, क्योंकि उसके लिए 21 डेज क्लियर नोटिस नहीं था विद द 48 आवर्स ऑफ ट्रांसमिशन। आगे, इफ देयर इज अ शॉर्टफॉल इन द नंबर ऑफ डेज बाय व्हिच द नोटिस फॉल शॉर्ट ऑफ द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, एक्सप्लेन बाय हाउ मेनी डेज। यहां पर आपके तोते उड़ सकते हैं, तो 2 दिन से शॉर्टफॉल रह गया है। अगर आप 21 डेज क्लियर नोटिस निकालेंगे तो 16 अक्टूबर को ही फॉल करेगा। ध्यान रखना, हर एक प्रोविजन को शॉर्टकट मैंने चीट कोड इसका बता दिया है। क्या मेरी बात समझ में आती है? क्या इस डिले को कॉन्डोन किया जा सकता है? नहीं भाई, हम क्यों कॉन्डोन करेंगे डिले को? तो यहीं पर सारी बातें लिखी गई है, डिले वगैरह ये हो गया है। कॉन्डोन शॉर्टफॉल तब हो सकता है जब 95% ऑफ द मेंबर जो है एंटाइटल टू वोट है वो करा दे, और कल मैं ये प्रोविजन आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। जी सर आगे बढ़िए। चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है। अरे क्या हो गया यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गया। ओहो तंग मत करो भाई, जल्दी बोला है मैंने बच्चों को, 10-12 मिनट में करा दूंगा। लेकिन मैंने साथ में ये भी बोला है कि मैं पॉसिबिलिटीज भी आपके साथ तय करने वाला हूं कि हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन जो है ऐसे भी पूछा जा सकता है। ऑलरेडी रिकवर्ड अनसेव्ड कंटेंट फ्रॉम यू, धन्यवाद। एक्स ऑफर टू सेल हिज हाउस, आ जाओ भाई जल्दी। कह रहे एक्स ने अपना हाउस बेचने के लिए ऑफर किया है। मैंने कहा अच्छा चेक करता हूं अभी। जाओ भाई जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं। चलो नीचे आ जाओ भाई, तुम नीचे आओ।
देखिए एक्स ऑफर टू सेल हिज हाउस टू वाई 50,000 रुपए में, वाई ने एक्सेप्ट कर लिया है ऑफर और ईमेल भेज दिया है। ध्यान से सुनना, वाई ने एक्सेप्ट कर लिया है ऑफर और ईमेल भेज दिया है। ऑन द नेक्स्ट डे वाई ने सेंड कर दिया एक फैक्स और रिवोक कर दिया है अपनी एक्सेप्टेंस को। कह रहा है एक्स ने ऑफर दिया, वाई ने एक्सेप्टेंस ईमेल करके भेज दी, और अगले दिन एक्सेप्टेंस के साथ साथ उसने बाद में रिवोकेशन भेज दी। करे अरे अरे भाई एक्सेप्ट नहीं करना मुझे, रुक जा। तो अच्छा उसके लिए फैक्स कर दिया। अच्छा रीच्ड एक्स बिफोर द ईमेल, कह रहे रिवोकेशन जो है, एक्सेप्टेंस जो ईमेल से भेजी थी, एक्सेप्टेंस जो ईमेल से भेजी थी वो बाद में सेंड हुई, फैक्स जो है वो तुरंत सेंड हो गया और तुरंत उसने देख भी लिया होगा। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ रिवोकेशन, कह रहे अगर रिवोकेशन पहले पहुंच गई थी तो क्या ऑफर को रिवोक माना जाएगा? आंसर इज यस, यहां पर ये वैलिड रिवोकेशन है और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये वैलिड रिवोकेशन है, चलो भाई ये वैलिड रिवोकेशन है और यहां पर कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू नहीं हुआ है। लेकिन कमाल की बात यहां नहीं, कमाल की बात आगे है। कह रहे इंस्पेक्ट वेदर वुड इट बी मेक एनी डिफरेंस इफ द बोथ ऑफ द ईमेल एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस रीच द एक्स एट द सेम टाइम। कह रहे अगर दोनों चीजें साथ में पहुंची, उसके ऐसे इमेजिन करना है आपको, ईमेल और फैक्स दोनों ऐसे देख रहा है वो, तो सवाल ये आता है कि बताओ जरा पहले एक्सेप्टेंस मानी जाएगी या पहले रिवोकेशन मानी जाएगी? एक्सेप्टेंस अगर पहले पहुंच जाती तो एक्सेप्टेंस मानते, फिर रिवोकेशन नहीं होता। रिवोकेशन पहले पहुंच गई तो रिवोकेशन, वो कह रहे सेम टाइम पे है। तो नाउ इट इज अप टू द रीडर, जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो पहले किसको पढ़ता है। तो अगर एक्सेप्टेंस पढ़ ली पहले ईमेल वाली तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, रिवोकेशन नहीं होगी। और अगर एक्सेप्टेंस पहले नहीं पढ़ी, रिवोकेशन पहले पढ़ ली तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, रिवोकेशन हो जाएगी। बस यही वाली बात थी और यही आंसर इन्होंने अपने शब्दों में लिखा है। यस द रिवोकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस बाय वाई इज वैलिड। दूसरी चीज, इफ एक्स रीड्स द फैक्ट्स फर्स्ट, और व्हाट वाज द फैक्ट्स? फैक्ट्स वाज फॉर रिवोकेशन, देन एक्सेप्टेंस स्टैंड्स रिवोक्ड, एंड इफ ही ओपन्स द मेल फर्स्ट एंड रीड्स इट, रिवोकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज नॉट पॉसिबल एंड कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑलरेडी बीन कंक्लूडेड। आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको, बड़े सुंदर तरीके से मैंने समझाया। आगे चलते हैं, आगे आगे आगे। मिस्टर दिलीप कुमार एक डायरेक्टर है एबीसी कंपनी का जो रिजाइन कर रहा है अपने ऑफिस को, एंड विद इमीडिएट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई डायरेक्टर वाला, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोविजन बड़ा सुंदर है इसका। विद इफेक्ट फ्रॉम 15/4 बाय टेंडरिंग हिज रेजिग्नेशन लेटर एड्रेस टू द चेयरमैन, कह रहे चेयरमैन को मैंने लेटर भेज दिया है। The letter reaches to the desk of the chairman 25 तारीख को। Mr. Dilip Kumar did not forward a copy of resignation along with detailed reason for why he is resigning from the organization to the registrar। कह रहे रजिस्ट्रार को भेजना भूल गए, रजिस्ट्रार को जो भेजना है वो भूल गए हम, चेयरमैन को हमने भेज दिया है। The board did not accept the resignation on the ground that the same letter has not been forwarded to the registrar। कह रहे भाई साहब तुमने हमें बताया, क्या तुमने रजिस्ट्रार को बताया और क्या तुमने कंपनी से नहीं पढ़ा? सारी चीजें रजिस्ट्रार को बतानी होती। मैंने कहा अच्छा। कह रहे मिस्टर दिलीप कुमार आर्ग्यूज, कह रहे बहस कर रहा है वो, दैट ही नीड नॉट टू सेंड द लेटर टू द रजिस्टर, हेंस हिज रेजिग्नेशन बी एक्सेप्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम 15/4, एनालाइज द सिचुएशन एंड डिस्कस। तो पहली चीज कंक्लूजन सुन लो, जब भी कोई व्यक्ति जो है अपने ऑफिस से वेकेट करना चाहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी को बताएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? कंपनी बताए ना बताए रजिस्ट्रार को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है रजिस्ट्रार को बताने की। तो जस्ट बिकॉज उसने रजिस्ट्रार के पास ये वाली कॉपी नहीं भेजी है डज नॉट मीन कि उसका रेजिग्नेशन वैलिड नहीं है। तो उसने वैलिड तरीके से बोला है और आपको रेजिग्नेशन देनी पड़ेगी। बस यही वाली बात यहां पर लिखनी पड़ेगी, यही वाली बात आपको आंसर में मिलेगी। आ जाओ भाई जल्दी से, ये पहले प्रोविजन लिखना, उसके बाद देखो ये वाला आंसर अच्छे से लिखा है, पहले ऊपर प्रोविजन लिखा हुआ है, उसके बाद कह रहे इन द प्रेजेंट केस resignation of Mr. Dilip Kumar, a director of ABC company, may be accepted and cannot be rejected on the mere ground that the copy of the letter has not been forwarded to the registrar। कह रहे just because copy registrar के पास आपने forward नहीं किया इसका मतलब थोड़ी आपका resignation नहीं होगा। It was held then उसने एक case law का reference दिया इसमें, that the director can resign just by sending in writing a letter informing either चेयरमैन और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। ध्यान रखना एग्जाम में किसी मैनेजर का नाम ना लिखा हो, या तो आप चेयरमैन को भेजोगे या सीएस को भेजोगे। सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी। अगर लिखा हुआ है मैनेजर का, सेम क्वेश्चन आएगा तो आप बोलोगे रेजिग्नेशन इनवैलिड है, क्योंकि मैनेजर नहीं है, आपको दो व्यक्ति में से किसी को भेजना है। हिज इंटेंशन टू रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द सेड कंपनी, ही कैन टेंडर हिज रेजिग्नेशन यूनिलेटरली, एक व्यक्ति को भेजकर, एंड विदाउट सेंडिंग अ नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। देयरफॉर रेजिग्नेशन जो है मिस्टर दिलीप को आपका मे बी एक्सेप्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम 25/4 एंड द डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ द इंटीमेशन ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द चेयरमैन एंड नॉट विद द इफेक्ट फ्रॉम सेंडिंग द रेजिग्नेशन। एक पॉइंट जो है वो दिलीप गलत कह रहा है। दिलीप ये कह रहा है भाई साहब मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है, कौन सी तारीख को? दिलीप क्या कह रहा है? दिलीप कह रहा है भाई साहब मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है 15 तारीख को, लेकिन वो पहुंचा है 25 तारीख को चेयरमैन के पास। तो दिलीप कह रहा है मेरा रेजिग्नेशन वैलिड होना चाहिए, मुझे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना चाहिए मेरा वाला कंपनी को। और दूसरी चीज 15 तारीख से, मैंने कहा दिलीप तुम्हारी एक बात सही है, रेजिग्नेशन तो तुम्हारा एक्सेप्ट होना चाहिए, लेकिन 15 तारीख से वो गलत बात है, 25 तारीख से होगा। इस बात का एमसीक्यू भी आ सकता है। अगर समझ में आ गया हो तो पक्का लाइक ठोकना भाई। चलो आगे चलते हैं, 8th क्वेश्चन पे आता हूं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। कह रहे मिस्टर ए एम ए लीगल सक्सेसर
एम जो है वो लीगल सक्सेसर है, एन का एक डिसीज पर्सन है, साइंस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन हिज ओन नेम, अपने नाम पर एडमिट कर रहा है लायबिलिटी 50,000 रुपए की। द एक्सटेंट टू विच ही इनहेरिट्स द असेट्स फ्रॉम द डिजीज पेबल पी आफ्टर 3 months फ्रॉम 1 जनवरी 2000 ऑन मैच्योरिटी व्हेन पी प्रेजेंट्स द बिल टू एम, एम रिफ्यूज कर रहा है टू पे द बिल एंड द लायबिलिटी वाज दैट ऑफ एन। एन की लायबिलिटी का बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया है लीगल सक्सेसर एम ने। क्या मेरी बात समझ में आती है? बाद में मुकर रहा है, द लिमिट इन द बिल एंड द लायबिलिटी ऑफ दिस मोर देन द असेट्स इज इनहेरिटेड फ्रॉम द एन, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द केस। अब मैं बताता हूं आपको, तो जब आपने कोई बिल एक्सेप्ट कर लिया तो ध्यान रखना, अगर आपने बिल इन फुल एक्सेप्ट किया है, जितने का बिल था उतना एक्सेप्ट कर लिया है, तो असेट्स कितने से इनहेरिट हुई है इससे कोई लेना देना नहीं, आपको पूरा देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने लिमिट लगाई है उसके अंदर कि मैं तो इतने के लिए लायबल होऊंगा, तो आपकी जितनी भी असेट इनहेरिट हुई है बस उतने के लिए आप लायबल होंगे, उसी बात का है। जरा ध्यान से देखिए, तो P इज एंटाइटल्ड टू रिकवर 50,000 फ्रॉम M, क्योंकि पहले तुमने बिल एक्सेप्ट किया था, ठीक है। M कैन नॉट रिफ्यूज, ही विल बी लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ फुल अमाउंट ऑफ बिल इवन ही हैज इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी वैल्यू लेस देन द अमाउंट ऑफ बिल। मान लीजिए बिल में 50,000 था, प्रॉपर्टी आई 30,000 की, तब भी 50,000 देने पड़ेंगे। लेकिन ये फर्स्ट केस है, फुल अमाउंट के लिए होगा। सेकंड केस में ही हैज मेड अ लिमिट इन द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ बिफोर साइनिंग ऑन इट, हिज लायबिलिटी विल ओनली बी टू द एक्सटेंट ऑफ असेट, जो भी उसने इनहेरिट की है, नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ फुल अमाउंट एज गिवन इन द इंस्ट्रूमेंट, दो ही माइट हैव इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी वैल्यूड ग्रेटर देन द अमाउंट। लेकिन अगर उसने बिल साइन करते समय बता दिया है कि भाई मैं तो 40,000 रुपए ही दूंगा, तो फिर 40,000 रुपए ही देंगे, चाहे प्रॉपर्टी उसने 40 करोड़ की क्यों ना ली हो, ठीक है सर। कह रहे X was appointed as a director of the articles of association of a public company incorporated on 1st June. Managing director empowered X to appoint a successor. कह रहे मैनेजिंग डायरेक्टर ने X को एम्पावर किया है कि आप अपने सक्सेसर को अपॉइंट कर सकते हैं। X ने अपॉइंट किया है Y एज हिज सक्सेसर आफ्टर हिज डेथ। इंस्पेक्ट वेदर Y सक्सीड एज X द डायरेक्शन ऑफ द कंपनी। तो देखो सक्सेसर तो आप ले सकते हो, लेकिन आप अपनी जगह किसी को बिठा दोगे और वो काम कर लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मेरी बात समझ में आती है? अपॉइंटमेंट ठीक है, लेकिन तुम बोल दो कि मैं चला जाऊंगा, मेरी जगह ये वाला व्यक्ति काम करेगा, वो गलत है। इसको मतलब मैं केस स्टडी में तो नहीं बोलूंगा, ये तो प्रोविजन सीधा सीधा है, आप यहीं पर बता देना। क्या मेरी बात समझ में आती है? अकॉर्डिंगली इट कैन बी सेड दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ Y इज वैलिड एंड इट डज नॉट अमाउंट टू असाइनमेंट ऑफ द ऑफिस बाय X। तो अपॉइंटमेंट तुमने ठीक किया है, लेकिन ऑफिस थमा दोगे किसी को, ये वाली बात गलत है। नेक्स्ट, a contract with B for a fixed price construct a house for B with it stipulated that the time B would supply the necessary material to be used in the construction and C guarantees A's performance। सुनना जरा ध्यान से, तीन पार्टीज हैं A B, मुझे यहां पे आपको समझाना पड़ेगा। सारे बच्चे ध्यान देंगे, पूरी बात को समझेंगे। तीन पार्टीज हैं A, B और C। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है A और B के बीच में। B को नेसेसरी मटेरियल सप्लाई करना है, B मटेरियल सप्लाई करेगा, और जब B मटेरियल सप्लाई करेगा तभी A इसका घर बनाएगा। और घर बनाते समय आपको पता होगा दो तरीके से होता है, या तो मटेरियल हम देंगे या ठेकेदार देगा, ठीक है। B अपना काम कर देगा या A अपना काम कर देगा। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लूंगा। A अपना काम कर देगा, इस बात की गारंटी दी है C ने। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए, अरे भाई, A ने कॉन्ट्रैक्ट किया है विद B फॉर अ फिक्स प्राइस टू कंस्ट्रक्ट द हाउस फॉर B। तो A बनाएगा, जो कि B सप्लाई करेगा मटेरियल। C ने गारंटी की है A की परफॉर्मेंस। कह रहे भाई लड़का सही है, काम कर देगा, लेकिन B ने मटेरियल सप्लाई नहीं किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं B ने मटेरियल सप्लाई नहीं किया है। अब क्या C डिस्चार्ज हो गया है अपनी लायबिलिटी से? तो आप बताओगे सर, जो हमारे श्योरिटी होते हैं भाई साहब, हमारे जो हमारे श्योरिटी होते हैं, इनका क्या मतलब है? श्योरिटी, श्योरिटी मतलब जो गारंटी देते हैं, जो गारंटी देते हैं, इन्होंने क्या दी है? गारंटी दी है। इनकी जो लायबिलिटी है वो को एक्सटेंसिव है इसकी तरह। मतलब अगर A लायबल होगा तो C लायबल होगा, A लायबल नहीं होगा तो C लायबल नहीं होगा। तो उन्होंने कहा A की जो लायबिलिटी है वो तब अराइज होगी जब C की लायबिलिटी तब अराइज होगी जब A की लायबिलिटी अराइज होगी। अब B ने जो मटेरियल सप्लाई करना था, B ने वो मटेरियल सप्लाई किया ही नहीं, तो A घर कैसे बनाएगा? तो A डिस्चार्ज हो गया अपनी परफॉर्मेंस से। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो वो कह रहे बताओ जरा C की लायबिलिटी क्या है? तो मैंने कहा C इज ऑल्सो डिस्चार्ज बिकॉज द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी, और जो ओरिजिनल वाला व्यक्ति है ये कैसी होती है? को एक्सटेंसिव। को एक्सटेंसिव वर्ड का मतलब क्या होता है? को एक्सटेंसिव वर्ड का मतलब क्या होता है कि सर वो एक साथ साथ चलेंगे। जब A की लायबिलिटी अराइज ही नहीं हुई तो गारंटी वाला क्या करेगा? क्या मेरी बात समझ में आती है? बड़ा सुंदर क्वेश्चन है भाई, पढ़ के जाना मेरे हिसाब से, और जितनी पॉसिबिलिटी है वो तो मैं करा ही रहा हूं आपको, आप देख ही सकते हो। और बिना लाइक करे देख रहे हो तो भाई बड़ी दिक्कत वाली बात है, मतलब गलत बात है। Management of Ambika Limited Property has decided to take up the business of chemical processing activity because of the downward trend in real estate। कह रहे केमिकल का बिजनेस चला रहे थे हम, चलाने की सोच रहे हैं क्योंकि रियल एस्टेट में डाउनवर्ड ट्रेंड आ गया है, काला धन बंद हो गया। देयर इज नो प्रोविजन इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू इनेबल द कंपनी टू कैरी आउट सच बिजनेस। कह रहे ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऐसा है ही नहीं। स्टेट विद रीजन वेदर इस ऑब्जेक्ट क्लॉज कैन बी अमेंडेड, और ब्रीफली आपको प्रोसीजर भी बताना है। तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्लॉज की ऑल्टरेशन या पूरे
एमओए की जो ऑल्टरेशन है वो सेक्शन नंबर 13 में मैंने ऑलरेडी पढ़ा के याद करा के समझा रखी है। सबके पास पीडीएफ होगी, टेलीग्राम ग्रुप में जरा ज्वाइन कर लेना, नीचे जो लिंक दिया हुआ है। सेक्शन नंबर 13 में ऑल्टरेशन ऑफ एमओए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकता है, सारे बच्चे पढ़ के जाएंगे और इसमें वही लिखाना है कि अगर आपको एमओए ऑल्टर करना है तो क्या क्या बातें होती हैं। एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको 3 रजिस्टर्ड ऑफिस, नेम क्लॉज और ये वाला क्लॉज। जब भी किसी पब्लिक कंपनी के अंदर जब आप ऑल्टरेशन करोगे ऑब्जेक्ट क्लॉज का, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपको एप्लीकेशन देनी है, ये सारी बातें तो बिल्कुल अलग है। दूसरी चीज, जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स जो चाहते हैं ये चेंज ना हो ऑब्जेक्ट, आपको उनको ऑप्शन ऑफ एग्जिट देना पड़ेगा। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जितनी भी चीजें आपके जो डायरेक्ट जो आपके डिबेंचर्स हैं, जितने भी आपके लायबिलिटी वाले लोग हैं, उनको आपने सेटिस्फाई कर दिया है या फिर प्रोविजन बना दिया है कि इनके पैसे तो नहीं डूबेंगे, तभी आप ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज कर पाएंगे। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, उसकी कॉपी आरओसी को देनी पड़ेगी, आरओसी आपको रजिस्टर करेगा, उसके बाद नए तरीके से जो भी चीजें होंगी। तो वो वाला क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे तरीके से याद करा दिया है। प्लीज, मुझे लगता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अंदर ही आएगा, केस स्टडी जैसा तो इसके अंदर कुछ नहीं है। चलो सर, कितनी और केस स्टडी, बस थोड़ी बहुत और केस स्टडी रह गई और हमारा काम हो गया। ठीक है सर। मिस चित्रा एक सिंगर है, सिंगर वाला क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया है, बस वहां पर 20,000 वाला अमाउंट था और यहां पर 15,000 है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जरा ध्यान से बताऊं आपको, 7th में मिस कर गई है और 8th वाला करवा दिया है। क्या मेरी बात सब बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आ सकता है। कह रहे एक नोटिस इशू किया गया था 16 अक्टूबर को, क्या ये भी सेम क्वेश्चन है? हाँ, अलग अलग क्वेश्चन है लेकिन मतलब सेम क्वेश्चन है, अब और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उन्होंने जो भेजा होगा 7 नवंबर को मीटिंग होनी थी, तो मीटिंग अब कैसे भेजिए? पोस्ट से भेजिए। क्या मेरी बात समझ में? पोस्ट से भेजिए तो माइनस करेंगे तो 14 अक्टूबर आएगा और शॉर्टफॉल 2 दिन का होगा। ठीक है सर, समझ में आया। आगे चलो, चलो भाई आ जाओ। ये वाला आंसर इसका है, वो भी समझ में आ गया। कोई केस स्टडी मिस तो नहीं हो गई है? नहीं सर, मिस तो नहीं हो गई है। चलो आगे चलते हैं, आओ भाई आओ। अब जॉइंट प्रोमिसर का केस आ गया, जो कि मैंने पहला क्वेश्चन कराया था। कह रहे ध्यान से समझना सारे बच्चे, कह रहे एक्स वाई एंड जेड जॉइंटली बोरोड कितने? 50,000 फ्रॉम ए एंड द होल अमाउंट वाज रीपेड टू ए बाय वाई। कह रहे पूरा का पूरा पैसा वाई ने दे दिया है। क्या पूरा का पूरा पैसा वाई से रिकवर किया जा सकता है? आंसर इज यस। A single joint promisor can also be compelled to pay the whole amount। ये प्रोविजन है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, डिसाइड इन लाइट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पहले वाला जो क्वेश्चन था वो 1932 पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग था। यहां पर मैंने बोला था ना चेंज कर देंगे, वो जॉइंट प्रोमिसर्स बना दिए। कह रहे वाई कैन रिकवर द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्स एंड जेड। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कह रहे लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्स आर लायबल इन केस ऑफ डेथ ऑफ एक्स। यस, इन केस ऑफ डेथ ऑफ एक्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्स विल बी लायबल प्रोवाइडेड ही हैज इनहेरिटेड इनफ एसेट्स फॉर द सेम। Y can recover the contribution from the assets in case Z becomes insolvent। तो जब अगर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो असेट बचेगी नहीं, तो अगर असेट बची होती तो रिकवर कर पाता, अगर बची नहीं होगी तो रिकवर नहीं कर पाएगा। बड़ा आसान सा केस है। सेम केस यहां पर ये है, सेम क्वेश्चन में करा चुका हूं कि मैनेजिंग डायरेक्टर है तब अपॉइंट हुआ था, आगे उसने बोल दिया था कि डेथ के केस में सक्सेसर अपॉइंट कर देंगे, तो ऑलरेडी सेम क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता चुका हूं। आगे चले, आगे चलो। ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मिस्टर एक्स ने बेल किए हैं 100 बेल्स ऑफ कॉटन मार्क्ड विद अ पर्टिकुलर मार्क वाई। आफ्टर रिसीविंग द क्वार्टर मिस्टर वाई विदाउट मिस्टर एक्स इज कंसेंट मिक्स कर दिया है बेल्स को। क्वेश्चन को अगर पूरा शॉर्ट में समझा दूं आपको तो सारे बच्चे ध्यान देंगे कि क्वेश्चन है क्या चीज। मैंने कहा भाई क्वेश्चन ये है, एक्स ने अपने कुछ गुड्स भेजे वाई को, ध्यान से समझना। एक्स मिस्टर एक्स है, उसने अपने कुछ गुड्स भेजे हैं मिस्टर वाई को, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। मिस्टर वाई ने उसके गुड्स, मान लीजिए ये मिस्टर एक्स के गुड्स हैं और ये है मिस्टर वाई के गुड्स। मिस्टर वाई ने बेल्ड किए हैं। बेल्ड वर्ड का मतलब क्या है कि बेलमेंट वाला क्वेश्चन है और अपने गुड्स कुछ बेल कर दिए हैं। आगे क्या हुआ सर? मैंने कहा आगे पता है क्या हुआ? इन गधों ने क्या किया? अपने और इनके गुड्स को मिक्स कर दिया। वाई ने बिना पूछे अपने और किसके गुड्स को? एक्स के गुड्स को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। अब समझ नहीं आ रहा कौन से गुड एक्स के हैं कौन से वाई के हैं, मिक्स कर दिया है, एप्रोप्रिएट कर दिया है। जबकि बेली की ड्यूटी होती है नॉट टू मिक्स और एप्रोप्रिएट द गुड्स, जो कि बेलर ने भेजे विदाउट उसकी कंसेंट के। अब क्वेश्चन को पढ़ते, क्वेश्चन पता है क्या कह रहा है? अब एक्स ने बोला है कि भाई मैंने जो आपको 100 बेल्स भेजे हैं उसमें से 50 मुझे वापस कर दो मेरे वाले। वो कह रहा भाई साहब तो दिमाग खराब हो गया, मैंने तो मिक्स कर दिए हैं, इसको अलग करने के लिए लेबर लगेगी। ये सब इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैंने कहा भाई लेबर चार्ज देना पड़ेगा आपको। मिस्टर एक्स कह रहा मैं क्यों दूं लेबर चार्ज, वाई कह रहा मैं क्यों दूं लेबर चार्ज। तो y जो है वो गलत है, यहां पर y को एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ेगी इन वाले क्वांटिटी को मिक्स क्वांटिटी से हटाने के लिए। ऐसा कुछ करके क्वेश्चन दिया हुआ है, यही बात इंग्लिश में लिखी हुई है। जल्दी से मैं आपको पढ़ा देता हूं, आ जाओ भाई जल्दी से। चलो लास्ट में क्या कह रहा है, ध्यान से। मिस्टर एक्स इज नॉट विलिंग टू पे द लेबर चार्ज एंड मिस्टर आई वांट्स टू रिटर्न एटलीस्ट 50 बेल्स
ऑफ कॉटन, डिसाइड इन केस एंड रिप्रेजेंट योर एक्सपर्ट ओपिनियन। मैंने कहा अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दो, जो तुम एग्जाम के टेंशन में बैठे हो एग्जाम के टेंशन में मत बैठो, एक्सपर्ट ओपिनियन दो। उन्होंने कहा एक्सपर्ट ओपिनियन ये है, तो एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मिस्टर एक्स इज एंटाइटल्ड टू हैव ऑल हिज 100 बेल्स रिटर्न। जितनी भी उसने कहा 100 बेल्स है वो मेरी रिटर्न होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आती है? एंड मिस्टर वाई इज बाउंड टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द, जो कि आपके जो बेल्स उन्होंने मिक्स कर दिए हैं। अच्छा सर, एंड ऑल्सो एनी अदर इंसिडेंटल डैमेजेस, अगर कोई नुकसान हुआ है तो वो भी। देयरफॉर मिस्टर वाई विल हैव टू रिटर्न द 50 बेल्स ऑफ कॉटन एट हिज ओन कॉस्ट ऑफ फॉर सेपरेशन द कॉस्ट ऑफ बेल्स। तो उन्होंने जो लेबर बुलाया था वो सब आपको खुद ही देना पड़ेगा। अच्छा सर, आगे चलते हैं। मिस्टर दिलीप एक डायरेक्टर है, वो रिजाइन कर रहा है। रिजाइन करने के लिए उसने रेजिग्नेशन दे दिया है चेयरमैन को। आपको पता है चेयरमैन और कंपनी सेक्रेटरी को दे सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रार को नहीं भी भेजा तब भी आपका जो है वैलिड माना जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई चलो, और ये ऊपर नहीं हो रहा, और ये ऊपर नहीं हो रहा का मतलब समझ में आया तुम्हें? अगर ये ऊपर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है मेरे मुन्ना, मैंने आपको सारी केस स्टडीज बता दी हैं। अब सारी केस स्टडीज बता दी हैं, इसका मतलब अब आपको थैंक यू बोलना है मुझे। सारे बच्चे कमेंट्स में जाएंगे और बोलेंगे सर थैंक यू, आप कितने अच्छे हो, आप हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, पेपर हमारा है, हम रील स्क्रॉल कर रहे हैं और आप हमारे लिए पेपर लेके आए हो, कितनी अच्छी